दोस्तों आज की जो ये केस स्टडी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो एक छोटी सी बच्ची की है जो महज 14 साल की है। एक दिन ये छोटी सी बच्ची एक बुजुर्ग आदमी के साथ दोपहिया वाहन पे बैठकर यानी मोटरसाइकिल पे बैठकर कहीं जा रही थी। मोटरसाइकिल अचानक एक इंसान को देखकर रुक जाती है और ये 14 साल की बच्ची दौड़ती हुई गाड़ी से उतरती है और उस आदमी के पास पहुंच जाती है। और ये आदमी एक थाने का इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के पास जाकर कहती है कि साहब मुझे बचा लीजिए, जो बुजुर्ग आदमी मेरे साथ आ रहा था इस गाड़ी पे, ये मेरा कब से शारीरिक शोषण कर रहा है और मुझे इसने जबरदस्ती लाया हुआ है अपने साथ और ये मेरे साथ डेली संबंध बनाता है। जब वो पुलिस ऐसी बात सुनता है उसके बाद वो कुछ कह ही पाता, वैसे ही अचानक वो बुजुर्ग आदमी भी इस पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब ये मेरी बेटी है और इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये घर के परिवार के लोगों के बारे में उटपटांग बातें बोल देती है, तो आप इसकी बातों को गंभीरता से ना लें। ऐसा सुनते ही वो पुलिस इंस्पेक्टर भी सोचता है कि हाँ शायद ये सच है और वहां से उस बच्चे को उस बुजुर्ग आदमी के साथ जाने देता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है और जब आप भी इस सच्चाई को जानेंगे तो आपकी भी खून खौल जाएगी और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक 14 साल की बच्चे के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा भी हो सकता है। जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उत्तर प्रदेश की है। दरअसल ये जो घटना है वो 8 अक्टूबर 1997 की है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी हैदरगढ़ नाम का एक जगह है। यहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान जो कि अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए नजदीकी पुलिस थाने पहुंचते हैं। यहाँ पे जाने के बाद वो इंस्पेक्टर से कुछ कह ही पाते, उसके पहले वो नोटिस करते हैं कि थाने पे काफी सारे लोग हैं जो अपनी अपनी पीड़ा लेकर के आए हुए हैं। वो सोचते हैं मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए और ये सारे लोग जब चले जाएंगे तो तसल्ली से मैं इंस्पेक्टर साहब से अपनी दुख भरी दास्तान बताऊंगा और मेरी बेटी की जो गुमशुदगी हुई है उसका जो जांच पड़ताल होगा वो तसल्ली से इंस्पेक्टर कर पाए अच्छे से, इस वजह से उनसे मैं तसल्ली से बात करूंगा। अब वो थोड़ी देर तक वहीं पे खड़े रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि ये बुजुर्ग आदमी क्यों खड़ा है। इंस्पेक्टर साहब अपने कड़े लहजे में उनसे पूछते भी हैं कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो और आपकी जो भी परेशानी है वो तुरंत हमें बता दीजिए, क्योंकि सभी लोग एक एक करके अपनी परेशानी दर्ज करा रहे हैं, बता रहे हैं। अब वो बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि सर मैं अभी आपको परेशानी नहीं बता सकता हूँ, बारी बारी से आप सभी लोगों की परेशानी को सुन लीजिए, अंत में मैं अपनी परेशानी भी जरूर बता दूंगा। एक तरफ कोने में खड़े होकर वो बुजुर्ग आदमी अपने बारी का इंतजार करने लगते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो उसके बाद ये बुजुर्ग इंसान सब इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे आपसे जो बात बतानी है वो अकेले में बतानी है और मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि और भी कोई स्टाफ रहे आपके आसपास जो अभी तत्काल मौजूद हैं। इस पे इंस्पेक्टर साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपने बाहर भी जब इतने सारे लोगों की अर्जी सुनी जा रही थी तब भी कुछ नहीं बोला और अभी भी आप भूमिका बांध रहे हो। जो भी कहना है वो क्लियर कहो और तुरंत कहो, हमारा वक्त जाया मत करो क्योंकि हमें दूसरे भी काम निपटाना है। इस पे वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि दरअसल बात ही कुछ ऐसी है सर जो मैं सभी के सामने नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब इसको गंभीरता से सोचते हुए सारे ही अधिकारी जो आसपास थे उनके उसको हटा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बताइए आपकी क्या पीड़ा है। तब ये बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि दरअसल मेरी बच्ची 14 साल की है और महज 14 साल की एज में वो लापता हो गई है कल और मुझे मिल ही नहीं रही है। तो इंस्पेक्टर साहब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत आम बात है। 14 साल की लड़कियां आजकल लड़कों से मोबाइल फोन पे बात करती हैं, दोस्ती करती हैं और किसी न किसी के साथ चली जाती हैं घर छोड़ करके। तो आप आसपास में पता करिए, किसी से उसकी दोस्ती है तो उसके घर जाकर के आप पहले पता करने की कोशिश करिए। ये इतने बड़ा भी आपका समस्या नहीं है कि इसको लेकर के आपको थाने अभी आना चाहिए। लेकिन फिर वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि सर मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जरूर आप भी सोचेंगे और जरूर मेरी बच्ची को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे।
इसके बाद वो बुजुर्ग इंसान कहता है कि दरअसल मेरी बच्ची नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। मैंने जब दाखिला कराया था उसके बाद ही उसके हाव भाव बहुत ही अच्छे थे, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और तीसरी कक्षा तक बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए पास करती हुई आई। लेकिन चौथी कक्षा में जाने के बाद वो अचानक फेल हो गई। एक दिन मुझे स्कूल बुलाया गया और यहाँ के हेड मास्टर के द्वारा, इस स्कूल में 2 हेड मास्टर हैं लेकिन एक अक्सर छुट्टी पे रहते हैं और एक हेड मास्टर जी डेली आते हैं स्कूल। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बच्ची बहुत कमजोर है पढ़ाई में और वो अचानक से चौथी कक्षा में आकर फेल हो गई है, तो इसका साल ना बर्बाद हो जाए इसलिए इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत है और एक्स्ट्रा ट्यूशन देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। बस आपको करना ये है कि जब छुट्टी लग जाएगी, स्कूल में छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चे घर चले जाएंगे, तो आपकी बेटी को मैं 1 घंटे तक पढ़ा सकता हूं इसी स्कूल के कक्षा में रोक करके। पिताजी को लगता है कि उनकी बेटी के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात हेडमास्टर साहब बता रहे हैं और इसका कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, तो वो इस चीज को मान लेते हैं और अपनी बेटी को हमेशा स्कूल भेजते हैं और साथ ही साथ बाद में भी 1 घंटे के लिए वो छोड़ देते हैं, लेने नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता था कि हेडमास्टर साहब अब उनकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन ले रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए। और इस जो हेडमास्टर है इसका नाम था राम गुलाम, जो कि 57 ईयर्स का था, 57 साल का था। होता यह है कि राम गुलाम हेडमास्टर डेली बच्ची को पढ़ाने के बहाने 1 घंटे स्कूल में रोक लिया करता था और जिस कक्षा में उसको रोकता था उस कक्षा का जो दरवाजा है उसको बिल्कुल बंद कर देता था, वो खिड़कियां भी बंद कर देता था। अब जब ये परिस्थिति डेली दिखाई देने लगी आसपास के लोगों को भी, तब लोगों ने आपत्ति उठाई और उसके पिताजी को जाकर कहा बच्ची के कि आपकी बच्ची डेली स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे स्कूल में रुकती है और इसका वजह क्या है, और जिस कमरे में रुकती है वहां पे मतलब कोई जाता भी नहीं है, वो अकेले ही मास्टर के साथ क्या करती है। तो उसके पिताजी कहते हैं दरअसल मेरी बच्ची फेल हो गई थी, इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन देने के लिए मास्टर साहब बुलाते हैं और वो इस वजह से 1 घंटे के लिए वहां पे रुकती है। लेकिन पड़ोसी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि सर पढ़ाते हैं, लेकिन कमरा बंद करके ऐसी कौन सी पढ़ाई कराई जा रही है जहां पे कोई बाहर से उसको देख भी नहीं सकता है। अब यहाँ पे उस पिता का दिमाग थोड़ा ठनकता है और इसके बाद वो डायरेक्टली स्कूल जाता है दूसरे दिन उसी टाइम पे जब उसकी बेटी को रोका जाता था 1 घंटे, और जा करके दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। हेडमास्टर दरवाजा खोलता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी बेटी फिर फेल होती रहेगी। इस बात पे उसके पिता आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि सर इस तरह से तो आप नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि आप दरवाजा वगैरह ऐसे लॉक करके रहेंगे तो फिर बातें बनती हैं और ये गाँव समाज मुझे तरह तरह के सवाल पूछता है, इस वजह से मैं मेरी बच्ची को चाहता हूँ कि इस स्कूल से हटा देता हूँ। अब इस पे हेडमास्टर भड़क जाते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है इस बच्चे का बाप, वो अपनी बेटी का नाम इस स्कूल से कटवा देता है। लेकिन फिर भी मास्टर जो होता है वो यहीं पे रुकता नहीं है, वो इस बच्ची को नाम कटवाने के बाद भी किसी न किसी बहाने से स्कूल बुलाता रहता था और फिर वो ऐसे ही ताक में रहता था कि वो बच्ची उसके साथ थोड़ी देर रुक जाए। दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी, लेकिन जब इतनी ही बात सुनते हैं ये इंस्पेक्टर, वैसे ही वो सचेत हो जाते हैं और तुरंत ही एसएन सिंह नाम के एक बहुत ही अच्छे इंस्पेक्टर को ये केस सौंप देते हैं और इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं उसके पिताजी को कि मैं आपका केस किसी से भी डिस्कस नहीं करूंगा और बिल्कुल गोपनीयता से आपकी बेटी को ढूंढा जाएगा। क्योंकि उसके पिताजी का बस एक ही जो अनुरोध था कि सर इस बात का पता किसी को भी गांव में नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी, बेटी की बहुत बदनामी होगी। इस वजह से उन्होंने जो अनुरोध किया, इसका मान सम्मान रखते हुए उस इंस्पेक्टर ने इस केस की पूरी जो जांच पड़ताल थी वो एसएन सिंह को सौंप दी। एसएन सिंह बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर थे, लेकिन काफी टाइम तक वो सर्च जब करते रहते हैं और बच्चे का पता नहीं लगता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीत जाता है, लगभग 3 महीने बीत चुके होते हैं, तब उनको एक दूसरा केस हैंड ओवर कर दिया जाता है और इस केस के सिलसिले लिहोरा नाम के एक जगह पे पहुंचते हैं। जब लिहोरा नाम की जगह पे ये पहुंचते हैं तब गाड़ी रुकती है और ये मोटरसाइकिल से होते हैं, सामने की ओर देखते हैं तो सामने ही एक बुजुर्ग आदमी था जो कि एक दोपहिया यानी मोटरसाइकिल पे ही एक बच्ची को बैठाए ले जा रहा था।
और इस बच्ची का फोटो ये एसएन सिंह ने पहले देख रखा था, इसलिए उनको पहचानने में देरी नहीं लगती है। बच्ची को जैसे ही वो देखते हैं उनके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, हाव भाव जैसे ही चेंज होता है, वो बुजुर्ग इंसान भी इस चीज को भांप लेता है और तुरंत ही मोटरसाइकिल छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद एसएन सिंह उस बच्ची के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे कैसे आई हो और तुम कहाँ की हो, मुझे ये बताओ। बच्ची कहती है मैं रामनगर की हूँ, और जितनी जो जानकारी उस बच्चे के पिताजी ने दी थी वो सब कुछ मैच हो जाती है। इसके बाद एसएन सिंह को समझने में पूरी जो ये षड्यंत्र होती है इसको समय नहीं लगता है, और तुरंत बिना समय गवाए वो कहते हैं कि जो इंसान तुम्हारे साथ अभी मोटरसाइकिल पे था वो कहाँ भागा है, उसका पता बताओ। तब वो बच्ची कहती है को कहीं भागा नहीं है, यहीं पे वो पेड़ के सामने जो पेड़ दिख रहा है, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पीछे छुपा हुआ है। तुरंत ही एसएन सिंह वहां पे जाते हैं और उस बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं, और ये राम गुलाम ही होता है जो 57 साल का होता है। इसके बाद राम गुलाम को पकड़कर और उस लड़की को भी अपने कब्जे में लेकर इंस्पेक्टर साहब नजदीकी थाने पे आ जाते हैं। थाने पे आने के बाद लड़की को एक महिला अधिकारी को सौंपा जाता है, और फिर महिला अधिकारी जानने की कोशिश करती है कि इस 3 महीने में उसके साथ हुआ क्या है और ये कहानी कहां से शुरू हुई थी। तब लड़की रोती हुई बताती है लड़खड़ाती जुबान में कि मैडम मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, 3री क्लास तक मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन 4थी क्लास में आते ही सर ने अचानक मुझे जो वार्षिक परीक्षा होती है इसमें फेल कर दिया, और मैंने काफी अच्छे से उत्तर पुस्तिका में सारे उत्तर लिखे थे, फिर भी मुझे फेल कर दिया। इसका कारण जब मैंने हेडमास्टर साहब से पूछा तो हेडमास्टर साहब कहे कि तुम जरूर पास हो जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। दरअसल ये हेडमास्टर कुछ ऐसे मिजाज के थे कि पहली कक्षा या दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा या किसी भी कक्षा की कोई भी बच्ची हो, अगर वो देखने में सुंदर होती थी तो उसको किसी न किसी बहाने से पहले तो डांटते थे पढ़ाई वगैरह को लेकर के, उसके बाद उसको अपने ऑफिस में बुला लेते थे और गोदी में बैठाने के बाद उसको टच करना शुरू करते थे, मतलब उसके शरीर पे हाथ फेरना शुरू करते थे, और ऐसी ऐसी जगहों पे वो अपना हाथ ले जाते थे जहां पे उन्हें नहीं ले जाना चाहिए। उनकी मनसा वास्तव में बहुत ज्यादा गंदी थी। इसके बाद इसी चंगुल में, इसी साजिश में ये बच्ची भी फंस जाती है, और जब इस प्रधान अध्यापक से वो बात करती है कि सर मुझे फेल क्यों किया है, तो सर एक प्रस्ताव रख देते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त बिताना पड़ेगा और जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, तब तुम्हें मैं पास कर दूंगा। बच्ची काफी छोटी थी उस समय, महज वो 13 साल की थी, तो उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सर बोल क्या रहे हैं। और जब एक दिन वैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो ये गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और इनका लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस बच्ची को रोकने के बहाने, एक्स्ट्रा स्टडी करवाने के बहाने इसके साथ वो गलत घिनौना काम भी करते हैं और संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब बच्ची शर्म से ये बात अपने पिताजी को बोल नहीं पाती है। एक दिन जब उसका नाम कटा दिया जाता है वो खुश हो जाती है कि ऐसे दलदल से मैं निकल के आ गई हूँ। उसके बाद मास्टर जी जो होते हैं उसको फिर से बहाने से बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और तुम नहीं मानोगी तो मैं ये बात सबको बता दूंगा गाँव में। इस तरह से उसको ब्लैकमेल करते हैं और बच्ची फिर से उनके चुंगल में फंस जाती है। और एक दिन चूंकि वो सुंदर थी तो उसे ये भी झांसा देते हैं कि मैं तुम्हें एक्ट्रेस बना दूंगा, मैं तुम्हें पिक्चर में रोल दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी मूवियों की अदाकारा बना दूंगा। उस बच्ची को जरा सा वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और जैसे ही वो उनके पास आती है वैसे ही उसको बोलते हैं कि अब मेरे साथ चलो। उस बच्ची को ले करके वो चले जाते हैं सबसे पहले लखनऊ के गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और गेस्ट हाउस में रुकने के बाद वो गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पे बताते हैं कि ये मेरी बेटी है, और एक कमरा बुक कराते हैं। कमरा बुक कराने के बाद एक फोटो लेकर के आ जाते हैं और सिंदूर लेकर के आ जाते हैं। धार्मिक फोटो होती है, उसके सामने बच्ची के मांग भर देते हैं और कहते हैं कि तुम आज से मेरी पत्नी हो गई हो, और जबरदस्ती उसको पत्नी बना लेते हैं। और पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं वो डेली उससे बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन वो इसी होटल में रहती है। इस होटल में रहने के बाद वो एक रिश्तेदार के यहाँ भी जाती है, इसी मास्टर के, और वहां पे भी ये इसे पत्नी के जैसे रखते थे, लेकिन उसे कह रखा था कि बाहर तुम सिंदूर लगा के नहीं चलना
मेरे साथ, बाहर तुम मेरे लिए बेटी हो लेकिन घर के अंदर वो फिर पत्नी बन जाती है। इसके बाद वो लखनऊ से कानपुर की ओर उसको लेकर के जाते हैं। कानपुर में एक जिस होटल में ये रुके थे वहां पे एक दिन एक नया बंदा आता है और ये जो नया शख्स होता है वो भी इसके कमरे में आने के बाद मास्टर उसको छोड़ के निकल जाते हैं और वो उससे शारीरिक संबंध बनाता है। मास्टर ये बोलते हैं कि ये मैरिज सर्टिफिकेट हमको देने वाला है, हम दोनों को देने वाला है, तभी हम दोनों साथ में रह सकेंगे, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले या फिर गांव वालों को। इस वजह से मैरिज सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ताकि तुम्हें अभिनेत्री बनने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से वो कहते हैं कि 18 साल की तुम हुई हो या नहीं हुई हो, ये पता चलने के बाद इस तरह से, जिस तरह से उसने तुम्हारे साथ काम किया है, संबंध बनाया, उसके बाद ही उसको पता लगेगा, उसके बाद ही आपको जो हमें है मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। चूंकि वो लड़की जब अकेला छोड़ करके कमरे से बाहर गए थे और वो इंसान जो था वो गंदी हरकतें कर रहा था, तो जब ये हेडमास्टर आए थे बाद में कमरे में, तब उस लड़की ने ही बताया था कि जो आप गंदा काम करते हो वही ये भी मेरे साथ कर रहा था। इसके बाद अब ये काफी आम हो जाता है, नए नए चेहरे बदलते हैं और बार बार उस बच्ची को जलील किया जाता है, उसका शारीरिक शोषण शुरू हो जाता है। इसके बाद बच्ची को आखिर में सुल्तानपुर की तरफ ले जाया जाता है और सुल्तानपुर के सुनसान जगह पे ले जा करके एक जगह रखा जाता है जहां पे ये मास्टर, हेडमास्टर बहुत मार पिटाई करते हैं इस बच्ची के साथ और इस कोमल बच्ची के साथ बहुत ज्यादा वहां पे बुरी जो जितनी भी हरकतें थे वो की जाती हैं। इस बच्ची को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और ये बच्ची सहमी सी, डरी हुई सी, कुछ कर भी नहीं पाती है। अब इसको अनेक आदमियों के सामने परोसा जाता था और ये उसके लिए अब डेली का एक काम, एक उसके लाइफ रूटीन का हिस्सा बन गया था। ना चाहते हुए भी वो ऐसे दलदल में फंसती चली गई। लेकिन एक दिन उसका भाग्य उसके साथ था। लिलहोरा नाम के जगह से वो गुजर रही थी जहां पे एसएन साहब इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ लिया, यानी इसको देखते समझ लिया कि ये वही लड़की है और उसके बाद उसके परिवार वालों को बुला करके इस लड़की को, बच्ची को सौंप दिया गया। ये जो मास्टर था, हेडमास्टर था, इसके खिलाफ सारे ही एफआईआर दर्ज करके जितनी भी धाराएं उसमें लगा सकते थे गंभीर से गंभीर, वो लगाई गई और इसको तत्काल हिरासत में ले लिया गया। जब इस मास्टर को हिरासत में लिया गया था तब इसको दूसरे ही दिन जेल भेजा जा रहा था और जैसे ही ये जिप्सी में, गाड़ी में बैठता है 2 पुलिस कर्मियों के साथ, वैसे ही कुछ महिलाएं, इस थाने की ही वो सारी महिलाएं अधिकारी थी, कोई इंस्पेक्टर थी, कोई अलग अलग तरह से इस थाने पे काम करती थी, 8 से 10 महिलाएं धावा बोल देती हैं और इस गाड़ी में से उसे जबरदस्ती निकालती हैं और निकाल कर बेतहाशा पीटना शुरू कर देती हैं। जब ये पूरा प्रकरण एक महिला ऑफिसर के सामने वो बच्ची सुना रही थी, तब भी एक महिला ऑफिसर जो सुन रही थी इन कहानियों को, वो इतनी गुस्सा में थी कि उसी समय जब थाने के लॉकअप में उसको बंद किया गया था तब भी महिला इंस्पेक्टर ने उसकी खूब पिटाई की थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और दूसरे दिन जब वो जिप्सी में जेल की ओर जा रहा था, क्योंकि उसको कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसको जेल भेजा गया तत्काल, तब भी जब वो जा रहा था तब भी उसकी पिटाई हुई और लगभग 10 महिलाओं ने मिलकर खूब पिटाई की। पुलिस वालों ने बचाने की भी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए, खूब उसकी पिटाई होती रही। जैसे तैसे आखिरी में इन महिलाओं को साइड किया गया और उसको जेल भेजा गया। बाद में जाकर एक मुकदमा जब आगे बढ़ा तब जो लड़की के पिताजी थे उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने उनको बुलाना पड़ा, पुलिस वालों को उपस्थित करना पड़ा, लेकिन उस समय पिताजी उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि वो समाज की जो बंदिशें होती हैं उससे बंधे हुए थे। वो अपनी बदनामी नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि उस वक्त तक उनकी बेटी की शादी एक बहुत ही सभ्य परिवार में हो चुकी थी और वो अपनी बेटी का भी जीवन बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने तमाम उन लोगों की गवाही करवाई जहां जहां पे उस बच्ची को रखा गया था, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, और इस बिहाफ पे जैसे तैसे केस को स्ट्रांग बनाया गया। लेकिन लड़की के पिताजी का बयान नहीं हो पाने की वजह से केस थोड़ा वीक पड़ गया, जिसकी वजह से ये हेडमास्टर को 7 साल की सजा हुई और 7 साल के बाद वो बड़ी हो गया। लेकिन ये अपने आप में बहुत दुखदाई घटना है। जिस शिक्षक पे एक माता पिता भरोसा करते हैं कि वो हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसको शिक्षा प्रदान करेगा, वो ही हेडमास्टर कुछ इस तरह का हैवान वाला काम करने लगता है, तो वाकई सुनकर बहुत ज्यादा खून खौल जाता है।
किसी भी बच्चे के लिए माता पिता के बाद उसके भविष्य बनाने में सबसे अहम जो भूमिका निभाते हैं वो शिक्षक ही निभाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी बच्ची ऐसे शिक्षक को प्राप्त ना हो। ऐसे शिक्षा के मंदिर में ऐसे शिक्षकों का रहना भी बिल्कुल एक पाप के समान ही है, और भगवान इस बच्चे की जो दर्द है उसको जरूर मिटाने की कोशिश करे। लेकिन ये एक ऐसी पीड़ा है जो वो जब तक जिंदा रहेगी, जब तक झेलती रहेगी, मन ही मन सोचती रहेगी, और परिवार के लिए भी बहुत दुखद बात होती है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी। हर घर में बच्चियां हैं, हर घर से शिक्षा के मंदिर में बच्चियां जाती हैं, और लेकिन जब भी उसके हाव भाव में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई दे, वो जैसे बिहेव करती हैं वैसे नहीं कर पा रही हैं, या अधिक समय तक वो स्कूल में समय बिताती हैं, तो जानने की जरूर कोशिश करें कि उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। और समय पे ही ये सच्चाई जान लेने पे किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मेरा नाम पूजा है। ऐसे ही सच्ची कहानियां लेकर के इस चैनल पे डेली मैं आती हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप ऐसी केस स्टडी को सुनना पसंद करते हैं, और मेरी कहानी सुनाने का आपको तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा।